चलिए भाई, अब बात कर लेते हैं हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला था। तो पिछले टॉपिक्स में हमने स्टडी किया था, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था मेथड ऑफ प्रोडक्शन चार्ज, उसको पूरा देख लेना भाई जिसने नहीं देखा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्वांटाइजेशन को स्टडी करा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लिए, मतलब 2 से 3 टाइप के न्यूमेरिकल जितने बनते थे कर लिए, एनसीईआरटी से एग्जाम्पल का, और उससे थोड़ा एक ऊपर लेवल का जो आ सके, ठीक है। पूरा टॉपिक कवर हो गया भाई, पूरा वीडियो को देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। उसके बाद हमने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस और उसके रेलेवेंट न्यूमेरिकल कर लिए थे, और मैंने बात की थी कि अब हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, और जहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे मतलब सब्जेक्टिव पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, ठीक है, एंड दैट इज ओम्स लॉ, ठीक है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है भाई? ओम्स लॉ से मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि रेजिस्टेंस करेंगे, तो रेजिस्टेंस कहां से स्टार्ट होगा उससे पहले हमें ओम्स लॉ करना पड़ेगा। और ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी सर्किट में जो भी करंट फ्लो करता है, मींस द अमाउंट ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो करंट फ्लो करेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। या हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सर्किट ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा? जितना उस सर्किट से, उस कंडक्टर से करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। एक ही बात है ना। तो इसको मैंने दोनों को एक ही उसमें कंबाइन करके लिख दिया है, दोनों का मतलब एक ही है, तो एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां लिख दिया मैंने कि जो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है भाई? वो वोल्टेज के है। अब प्रोपोर्शनल का साइन आपको नहीं पता, आपको तो ये पता है सिंबल भाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इक्वल टू। सो हमने जब इसको रिमूव करा इक्वल टू बनाने के लिए, तो यहां से एक सिंबल ऐड हो गया है जिसे हम बोल रहे हैं आर, रेजिस्टेंस। और आर को हमने डिफाइन किया है, इट इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड रेजिस्टेंस। अरे सर आपने रेजिस्टेंस तो बताया था, बट रेजिस्टेंस एक्चुअली में होता क्या है? सो मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, रेजिस्ट, ठीक है। इंग्लिश सभी की अच्छी है भाई, अच्छा पेपर भी देके आए हो, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, थोड़ा टफ था, कोई बात नहीं। तो रेजिस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? रोकना, अवरोध पैदा करना, स्टॉप करना, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करना। सो रेजिस्टेंस असल में होता क्या है? अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो किसी भी क्या चार्ज जब जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, करंट चल रहा है, तो करंट को जो भी रोक रहा है वो रेजिस्टेंस है। मतलब चाहे वो मटेरियल हो, कोई कंडक्टर हो, कोई सेमीकंडक्टर हो, ठीक है। सो जो भी करंट को रोक रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, that property is called resistance. So the obstruction of the flow of path of current is called resistance. जो करंट को रोक रहा है वो रेजिस्टेंस है। वो वायर हो सकती है, वो बल्ब हो सकता है, ये स्पेशली एक रजिस्टर होता है जो प्लस 2 में स्टडी करेंगे कि रजिस्टर क्या होता है। वैसे तो सीबीएसई ने उस टॉपिक को डिलीट कर दिया, बट मैं आपको दिखाऊंगा इस चैप्टर के जो मतलब टाइटल पेज है, मैंने उसमें उसका एक सिंबल दिया हुआ रजिस्टर का, क्या होता है एक्चुअली रजिस्टर होते क्या है, ठीक है। सो ये एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है जो करंट को, फ्लो को रोकता है। चलिए अब यहां से अगर हम देखते हैं, यहां से हम रेशो निकालते हैं, तो आई को अगर हम नीचे लेके जाए तो ये हमारे पास आर बन गया है, हमारे पास आर इक्वल टू वी बाय आई, समझ गए। रेजिस्टेंस का मतलब आ गया वी बाय आई की रेशो, समझ गए। चलो अब यहां से बेटा एक चीज और आ रही है, जब हम ध्यान रखना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा ग्राफ के ऊपर, बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। आर हमारा क्या बन गया बेटा? वी बाय आई, यानी जब वोल्टेज को हम वाई एक्सिस में ले रहे हैं, करंट को हम एक्स एक्सिस में ले रहे हैं, सो हमारा ये रिजल्टेंट आर जो रेजिस्टेंस है, यहां से हमारा एक वर्ड निकलेगा एक नया, आप मैथमेटिक्स में स्टडी करके आते हो, स्लोप। यानी जब टू क्वांटिटीज होती है जो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है, सो उनका एक जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, वो सेंटर में बनता है ग्राफ उसका, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं स्लोप। और मैथमेटिक्स में स्टडी करके आए थे, जो स्लोप होता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा। अरे मोशन चैप्टर में भी तो करके आए हो ना, मोशन चैप्टर का जो डेरिवेशन है, आपने 3 क्वेश्चंस ऑफ मोशन थी, उसमें भी आप सबसे पहले निकालते थे वेलोसिटी टाइम के लिए। तो स्लोप क्या होती है बेटा? tan थीटा होती है, समझ गए। अब यहां से मैं आपको चाहता हूं कि पूरा एक बार डिटेल में बता दूं। यहां पे क्या लिखा है बेटा? आर इक्वल टू वी बाय आई, और आर इक्वल टू वी बाय आई को हमने बोल दिया है स्लोप। इसको मैं एक बार डिटेल में बताना चाहता हूं, ठीक है। तो एक नई स्लाइड ले लेते हैं भाई, आर इज इक्वल टू वी बाय आई, और ये हमारे पास है स्लोप। और स्लोप निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं tan थीटा। अब बेटा ये याद रखना, ये दोनों प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसका ग्राफ डिनोट करने लगे, ठीक है, तो यहां पे हमने क्या लेना? वोल्टेज हमने लेना है वाई एक्सिस में, और यहां पे लेना है करंट। अब ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं, मान लो यहां पे मैंने रखा पहले 1 वोल्ट, ये 2 वोल्ट है, ठीक है। एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है, एक इंडिपेंडेंट है। हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं और इसकी वैल्यू में चेंजेस आएगा, ठीक है। अब जैसे हमने इसकी वैल्यू को बढ़ाया तो 1 एम्पियर का करंट बन गया।
ऐसे ही हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया है, तो यहां से करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब ये क्या हुआ बेटा जी, यहां से अगर देखते हैं, अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं तो ये हमारा आएगा ये स्ट्रेट लाइन। तो वी आई हमारा जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है स्ट्रेट लाइन। इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसको हम मान लेते हैं कि V1 है, ये V2 है, ठीक है, ये I1 है, ये I2 है। सो अगर हमें स्लोप पूछ लिया या tan थीटा पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। ये बात समझ आई आपको, ये आपका निकल गया है स्लोप, इसका रेशो का। और यहां से क्वेश्चन, बड़े सारे क्वेश्चन मतलब आपको मैं अगली स्लाइड्स में बताने वाला हूं, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। हमने ये देखा कि R इजकल टू V बाय I है। अगर हम R को हम इसको 1 बाय में ले लें, ठीक है, ये माने V को मैं नीचे ले गया I के, I बाय V, ठीक है। अब क्या बना बेटा, I बाय V क्या बन जाएगा, I V बाय V को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जो हमारी स्लोप है 1 बाय R में हो गई है, ठीक है। ये रहा, अब देख लेते हैं पिछली स्लाइड में मैंने यही लिखा हुआ सारा का सारा। जो R हमारा V बाय I था, तो स्लोप हमारा क्या था, हमारा डायरेक्टली मतलब स्ट्रेट लाइन बन रहा था। हमारा वहां पे क्वांटिटीज था, V यहां पर था, यानी हम V को इंक्रीज कर रहे थे, I इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, हमने इसको 1 बाय में ले लिया है स्लोप को, तो क्या होगा बेटा, ये क्वांटिटीज भी रिवर्स हो जाएगी। ध्यान से देखना, यहाँ पे पिछली स्लाइड में हमने क्या किया था, यहाँ पे ये V है हमारे पास, यहाँ पर I है, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे स्लोप पे, यहाँ पे हमने करंट लिया है। सो ठीक हो, करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो वोल्टेज बढ़ रही है, जैसे I2 I1। यह भी हमारा लाइन का जो ग्राफ आएगा, जो स्लोप आएगा, वो हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्वेश्चन में कहां कैसे पजल होंगे वो बता देता हूं मैं आपको। अब यहां पे देख लेना बेटा, स्लोप कैसे आएगी आपकी। अगर हम देखते हैं I2 माइनस I1, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, चलिए, यहां से दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको स्लोप देख लेना बेटा कैसे निकालनी है। यहाँ पे क्वेश्चन जैसे मर्जी दे दे, आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, है ना। चलो, ये बेटा फाइनल वैल्यू आपकी, ये आपकी इनिशियल वैल्यू है। तो I2 माइनस I1, जिसको हमने बोल दिया टोटल वैल्यू आ गई I, सेम एज V2 माइनस V1, V आ गया। अब हमारी स्लोप 1 बाय R में आ गई है। देखो, पहले हमारे पास क्या था, V बाय I था, ये R था। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, I हमारा आ गया है X एक्सिस से नहीं, Y एक्सिस में है बेटा। पिछले टॉपिक में और इस टॉपिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ स्लोप का डिफरेंस है बेटा। उसमें स्लोप आपकी डायरेक्टली R थी, इसमें 1 बाय R आ जाएगी, ये ध्यान रखना बस। अब क्वेश्चन क्या आएगा देखते हैं इसमें, ठीक है। पहले ये था ओम्स लॉ बताया मैंने आपको, ओम्स लॉ ये आ गया आपका, ठीक है। फिर आपको बताया स्लोप के बारे में, अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो दूसरा बन जाएगा बेटा स्लोप के ऊपर, ठीक है। स्लोप का दूसरा टाइप मैंने आपको ये बता दिया था, यहां से ये आ गया। अब और का क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। वैसे टॉपिक लर्न करने का तरीका क्या ओम्स लॉ का, तो ओम्स लॉ आपको सिंपल याद रखना है, जो सिख होते हैं ना उसमें ये कम्युनिटी होती है, ठीक है, विक। तो ये हटा दो पीछे का के, ये बन गया आपका ओम्स लॉ, सिंपल, V इक्वल टू I, और यहीं से आपका न्यूमेरिकल बनेगा। बड़े सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल बनते हैं। बस चलो डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल किस टाइप से बनेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, बिटवीन टर्मिनल ऑफ हीटर इज 60 वोल्ट। हीटर सब दिया है ना, अब तो हीटर ही याद आता है, तो न्यूमेरिकल भी हमारा हीटर भी बन रहा है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया आपको, V दे दिया आपको 60 वोल्ट, ठीक है। मैंने बोला क्वेश्चन में जब भी जो भी गिवन है पहले सबसे पहले लिख लो, क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है आपको पहले पता। इतना क्वांटिटीज मतलब कंसेप्ट में पता लग गया होगा। जो कुछ भी नहीं कर पा रहे, जिन्होंने टॉपिक भी रीड नहीं किया, वो भी कर लेंगे ऐसे। यहां पे दे दिया ये 60 वोल्ट का है, पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है भाई, ठीक है। इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट दे दिया भाई 4 एम्पियर। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है, फ्रॉम द सोर्स व्हाट करंट विल बी द करंट हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अरे दो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आ गए, देखो सबसे पहले आपको ये पता लग गया कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 60 वोल्ट है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, करंट अगर करंट इतना चल रहा है, वो कह रहा है कि अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को लगभग डबल ही कर दिया, देखो 120 वोल्ट कर दिया है, देन हमारा कितना करंट विड्रॉ होगा, I निकालना है। सो देखो बेटा बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, समझना है सिर्फ कंसेप्ट क्या है। अब यहां पे हम इसको मान लेते हैं I1 करंट है, ठीक है। अभी हम स्टडी करके आए हैं V इक्वल टू IR, 2 वोल्टेज है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी यहां देखते हैं V और I, V हमारे पास है 60, I हमारे पास क्या है 4, तो यहां से बेटा R की वैल्यू अगर हम देखते हैं
तो क्या होगा, ये आ गया 15 ओम। ये इसकी यूनिट है बेटा, याद रखना, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और ये इसका सिंबल होता है। मैंने थोड़ा भद्दा सा बना दिया है चलो करंट गंदा भी बना देता, क्या कर लेते आप, ठीक है, आगे मजाक कर रहा हूं। चलो यहां आ गए हमारे पास 15 ओम आर की वैल्यू। अच्छा अब आर हमारे पास आ चुका है, वोल्टेज चेंज हो गई है, ठीक है, डबल कर दी ना। अब पूछ रहे कि अगर हम वोल्टेज को डबल कर दिया, मतलब 120 वोल्ट कर दिया, रेजिस्टेंस वही है ना, वोल्टेज ही तो चेंज करे, रेजिस्टेंस तो वही है यार, ठीक है, तो करंट क्या होगा, तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा भाई, ठीक है। I2 निकालना है आपको, R आ गया, V2 कितना 120, बड़ी गंदी राइटिंग है ना मेरी, 120, कंसेप्ट समझ आना चाहिए, राइटिंग से निकाल देना, ठीक है। I2 निकालना है, R कितना है 15, तो भाई 15 की टेबल पे आता होगा कहीं ना कहीं, मेरा मैथमेटिक्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, चलो 8 पे कट गया भाई, तो यानी करंट आ गया आपका 8 एम्पियर, ठीक है। देखो अब यहां पे लगभग डबल ही आ गया, वोल्टेज डबल करी तो करंट भी डबल आ गया, यानी इसका मतलब क्या है, ओम्स लॉ वही है कि करंट किसके प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के, या वोल्टेज करंट के प्रोपोर्शनल है। जब वोल्टेज कितनी हो गई, यहां देखो सोचने की बात है, न्यूमेरिकल में कंसेप्ट है, यहां वोल्टेज कितनी थी 60, यहां होगी 120, करंट कितना था, कितना हो गया, ठीक है। अब एक और टॉपिक बता देता हूं मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में, कि ये जो बार बार हम आर की वैल्यू बार बार आर रेजिस्टेंस कर रहे हैं, ये डिपेंड किस पे करता है। सो बेटा ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन साइज, पहला फैक्टर है साइज, ठीक है, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, इसको मैं एलोबरेट करूंगा थोड़ा सा कि कैसे है, ठीक है। साइज हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंड नेचर ऑफ मटेरियल, उसका नेचर कैसा है, इंसुलेटर है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, सो नेचर। ये तीन चीजों को ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इंटरनल क्वेश्चन बन सकता है आपका, साइज, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। चलो गुड, एक क्वेश्चन तो आपका ओम्स लॉ पे ही आ गया, एक दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन बनेगा भाई, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे भाई कहां गया, चलो क्वेश्चन हम बाद में देते हैं। चलो एक बार एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आ जाता है बेटा, वो है आपका फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस का, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आ जाता है। कई बार क्या होता है, केस स्टडी का क्वेश्चन आ रहा है अब आपका, तो केस बेस्ड स्टडी का जो क्वेश्चन आ रहा है, तो वहां पे आ सकता है क्वेश्चन। चलो एक बार सिंबल को देख लेते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में सिंबल दिखाए थे, ठीक है, आपके माइंड में एक बार सर्किट देखते पता लग जाना चाहिए कौन से सिंबल को क्या बोलते हैं। ये हमारा एमीटर, वोल्ट मीटर, रजिस्टर, सेल, ये सेल नहीं है, अब ये बैटरी है, जिसने गलती पकड़ लिया होगा माइंड में, यानी उसको टॉपिक चल रहा है बहुत बढ़िया। ये की कौन सी है भाई, ये क्लोज्ड की है, ये जा रहा है हमारा एरो यहां पे रजिस्टर के ऊपर, इसका मतलब क्या है, ये वेरिएबल रजिस्टर है जिसे हम रियोस्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन यहां से कैसे होगा, ठीक है। अब सोचने की बात है, ओम्स लॉ क्या था भाई, V इज इक्वल टू आई आर, सर हमने ये स्टडी किया था, यानी V हमारा I का प्रोपोर्शनल था सिंपल बात में, तो यानी V और I का ही कोई रिलेशनशिप होगा, एक की वैल्यू को हम चेंज करेंगे दूसरे पे कुछ अफेक्ट होगा, ठीक है। और R हमारा क्या था भाई, कांस्टेंट, यानी सिंपल वर्ड्स में अगर कहें हम कि इन दोनों फैक्टर्स को, V का और I का वैल्यू को हम चेंज करेंगे और हमारे पास R सेम आना चाहिए, इसका मतलब तब बोलेंगे अब कि हाँ ओम्स लॉ वेरी कर रहा है हमारा, ठीक है, चेंज हो रहा, ओम्स लॉ हमारा सेम रहेगा वैल्यू पर। V की वैल्यू जो है, I की वैल्यू जो है, इसकी अगर वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो इसकी भी चेंज हो जाएगी, और इनकी अगर रेशो निकाले सेम आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए। मैंने बोला ना रेजिस्टेंस की वैल्यू सिर्फ वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करती है, ये दोनों वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती है। V सिर्फ I पे डिपेंड कर रहा है, I V पे डिपेंड कर रहा है, इनकी अगर रेशो ले तो ये कांस्टेंट आनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम भी पता होना चाहिए, वैसे एग्जाम में आए ना आए आपको बनाना आना चाहिए डायग्राम, ठीक है। हम क्या करेंगे बेटा, इस की को पहले हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो की को क्लोज करने से क्या होगा बेटा, सर्किट के अंदर यहां सोर्स है, इस सोर्स से करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब करंट चलेगा यानी करंट फ्लो करेगा, सो फ्लो ऑफ करंट की वजह से यहां पे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप हो जाएगा, जो हमारा वोल्ट मीटर में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मान लो हमारा करंट गया है I1, ठीक है, करंट चलने से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, ठीक है। तो I चला तो V डेवलप हो गया, हमने मान लिया कि इसकी वैल्यू 1 है, मतलब पहली रीडिंग करी हमने। अब सर्किट को हमने क्या कर दिया, इसको सर्किट को हमने ओपन कर दिया, ये ओपन कर दिया, ठीक है।
अब क्या होगा, अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हम दोबारा क्या करेंगे, अब ये जो रेशियो थी V बाय आई, मान लिया हमने इसे R1 आ गया ये हमारा, ठीक है, पहली वैल्यू। अब इसी स्टेप को हम करेंगे 2 से 3 बार, फिर 4 बार, और हर केस में क्या होगा, हमारा V2 बाय I2 या V3 बाय I3 जितनी बार भी कर रहे हैं वो हमारा लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मान लो अगर हमारी V बाय I की वैल्यू हमारे पास 5 रही है, ठीक है, हो सकता है V2 बाय I2 की वैल्यू 4.9 रहे, ठीक है, V3 बाय I3 की वैल्यू 5.1 रहे। सो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहेगी, और इससे पता लगेगा कि हमारा ओम्स लॉ वेरीफाई हो रहा है, यानी हमारा करंट किसके प्रोपोर्शनल है बेटा जी, वोल्टेज के, या वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली करंट के। एक की वैल्यू में चेंज करते हैं तो दूसरे की वैल्यू में चेंज आ जाएगा, और इसको हम जितनी बार भी करें वो लगभग सेम वैल्यू ही देगा। सो दैट इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखो बुक में तो छोटा छोटा सा दे रखा है, बट एनसीईआरटी का पूरा कितना पार्ट है, ये सारा आपका एक्टिविटी पार्ट है एनसीईआरटी का, ठीक है। चलिए भाई, अब एक क्वेश्चन, लिमिटेशन। ओम्स लॉ तो हमने कर लिया स्टडी की, हाँ आई हमारा वी के प्रोपोर्शनल होता है या वी आई के प्रोपोर्शनल होता है, बट ये कब होगा, किस केस में होगा, और ये फेल भी हो सकता है क्या, नहीं तो हो सकता है भाई। ये ओम्स लॉ सिर्फ उन्हीं पर अप्लाई होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी ओमिक कंडक्टर। तो यानी जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं होते हैं ओमिक कंडक्टर। ये सिर्फ ओमिक कंडक्टर के ऊपर ही फॉलो होते हैं, ठीक है। ये नॉन ओमिक कंडक्टर जैसे कि ट्रांजिस्टर, डायोड, थर्मिस्टर, इन पे वैलिड नहीं है ओम्स लॉ, पहला, ठीक है। दूसरा, ग्राफ विल बी द नॉन लीनियर। अभी जस्ट स्टडी करके आए हैं हम कि अगर हम आई और वी का ग्राफ देख लेंगे तो हमारा आएगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट अगर हम देखते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए, सो हमारा ग्राफ बेटा जी स्ट्रेट नहीं होते हुए थोड़ा सा कर्व हो जाएगा, ठीक है, या नॉन लीनियर रहेगा, कर्व रहेगा कंप्लीट, ठीक है। तीसरा कह रहा अगर हम वैल्यू ऑफ v को चेंज कर दे, रिवर्स कर दे, देखो यहां पे v लिया हुआ है हमने, ठीक है, ये हमारा है i, हमने जैसे जैसे v को बढ़ाया है i चेंज होता रहेगा, ठीक है, होता रहेगा, ठीक है। ये देखो मिली एम्पियर में दिया भाई, मिली एम्पियर का मतलब है 10⁻³ एम्पियर, बहुत माइन्यूट करंट, बहुत थोड़ा सा करंट आएगा। हमने क्या किया बेटा, इसी को हमने बैक साइड में कर दिया, हमने v की वैल्यू को रिवर्स कर दिया है। सो इट डज नॉट गिव द सेम वैल्यू ऑफ i। अगर हम इसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं v को, तो i की वैल्यू नोट हो रही है, बट अगर हम ऐसा ही रिवर्स में कर दें, मतलब नेगेटिव वैल्यू में कर दे करंट की, मतलब रिवर्स कर दे वोल्टेज को, तो क्या होगा बेटा, वो सेम वैल्यू करंट की नहीं देगा। ये देखो यहां पे मैंने एक सिंबल लगाया हुआ है म्यू ए, दैट इज माइक्रो एम्पियर, जिसको हम बोलते हैं 10⁻⁶ एम्पियर, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर देख रहे थे, बात कर रहे थे, तो इतना करंट, मतलब मिली एम्पियर यार बहुत ही कम करंट होता है, और उससे भी बहुत कम करंट आ रहा है रिवर्स डायरेक्शन में। तो रिवर्स करने में बेटा फॉलो नहीं हो रहा है, फॉरवर्ड में फॉलो कर रहा है, बट रिवर्स की अगर हम बात करें तो नहीं होगा। मतलब बैटरी का अगर पोटेंशियल टर्मिनल चेंज कर दे तो बैटरी क्या होगा, करंट अब रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में हमें सेम वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट, देयर आर द मोर देन वन वैल्यू ऑफ v। हमें v की वैल्यू बहुत ज्यादा मिल रही है, अलग अलग मिल रही है फॉर द सेम वैल्यू ऑफ करंट। अगर हम करंट की वैल्यू को सेम रखें, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज आ रही है, तो ये तो गड़बड़ बात है भाई। ऐसा तो हमने स्टडी करा ही नहीं था, हमने बोला था कि अगर करंट की जो वैल्यू है वही उससे ही रिलेटेड यानी रेलेवेंट यानी प्रोपोर्शनल वोल्टेज आएगी, ठीक है। अगर हम करंट की वैल्यू को सेम रख रहे हैं, वोल्टेज का भी V1 आ रहा है, V2 आ रहा है, V3 आ रहा है, भाई ये तो गड़बड़ बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये चीज बेटा लिमिटेशन है इसकी कि ये नॉन ओमिक कंडक्टर पे फॉलो नहीं होता है। और क्यों नहीं होता नॉन ओमिक कंडक्टर में, ये दो रीजन मैंने बताया आपको, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, कि हमने अगर बैटरी को यानी पोटेंशियल को अगर चेंज कर दिया है तो हमारे पास सेम वैल्यू ऑफ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन नहीं मिलता है, ठीक है। दूसरा हमने बताया कि अगर हम करंट की वैल्यू को सेम रख दे तो पोटेंशियल की वैल्यू नहीं मिलती सेम, तो गड़बड़ वाली है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो ओम्स लॉ की गड़बड़ क्या है बेटा, लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ ओमिक कंडक्टर पे ही फॉलो होता है, नॉन ओमिक पे नहीं होता है, ठीक है। चलिए इतना तो था बेटा टॉपिक के बारे में। सर क्वेश्चन कहां है, क्वेश्चन इसके बाद आएगा बेटा। और क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, मींस टॉपिक बहुत इजी है
और मैंने बच्चों से पूछा था, मतलब जो विलेज में रहते हैं या किसी फील्ड में कभी सर्वे किया होगा ना, सो देखा होगा बड़े बड़े टावर होते हैं, बहुत बड़े बड़े टावर होते हैं, और उसमें से बहुत मोटी मोटी वायर होती है। सो मोटी मोटी वायर का मतलब क्या है, उनका एरिया बहुत ज्यादा होता है, और वहां से अगर किसी ने ऑब्जर्व किया होगा ना, आप में किसी ने, उस स्पार्किंग की वॉइस आती है उसमें, करंट चल रहा है, करंट चल रहा है, ठीक है। बहुत ऊंची ऊंची वायर होती है, बहुत बड़े बड़े टावर होते हैं। तो क्या ऐसे घर में भी होता है क्या, पतली पतली जो वायर आपकी डली हुई है घर के अंदर, ठीक है, उसके अंदर पाइप्स के अंदर, उसमें से भी वॉइस आती है करंट की? नहीं आती भाई। तो उन वायर में से ही क्यों आती है भाई? वो वायर एक तो बहुत लंबी होती है, मोटी होती है, मतलब ऐसी नहीं है जितनी वायर की जो थिकनेस है हमारे घर में होती है उतनी नहीं होती, वो बहुत वाइड होती है, मोटी होती है थोड़ी ही, ठीक है। और लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए होता है, मतलब हमारे घर में तो क्या भाई, गली के बाहर या सोसाइटी के बाहर क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। वहां पर आप देखोगे ना, ट्रांसफार्मर नहीं होता, बहुत लंबी लंबी और बहुत हाइट पर वायर्स होती है जिसमें से करंट फ्लो करता है, ठीक है। अब दो फैक्टर हैं बेटा जिसपे करंट डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब उसको डिस्कस करते हैं। करंट का मतलब जहां पे करंट है तो वहां पे वोल्टेज या रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ लेना देना होगा। चलो लेना देना देखते हैं क्या है। तो उससे पहले बेटा एक क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। जो रेजिस्टेंस है इसकी जो यूनिट होती है बेटा, होती है ओम। अब मैंने इस आई को ले गया इसके नीचे, तो बेटा आर इक्वल टू वी बाई आई। आर की यूनिट मैंने बताई थी ओम। पोटेंशियल डिफरेंस आपका वोल्टेज में चलता है, करंट आपका एम्पियर में चलता है। फिर से वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको 1 एम्पियर में 1 वोल्ट में बताया था, ठीक है। सो रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। रेजिस्टेंस आपका 1 ओम कब होगा भाई? व्हेन 1 एम्पियर करंट इज ड्रॉन, जब हम 1 एम्पियर करंट को निकाल रहे हैं या 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, कब अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। यानी जब हम 1 वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, तो उसमें से कितना करंट निकलेगा? 1 एम्पियर। तब हम बोलेंगे कि उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये रही डेफिनेशन। रिपीटिंग अगेन कि अगर हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, 1 वोल्ट का, तो उसमें से कितना करंट निकल रहा है? अगर 1 एम्पियर करंट निकल रहा है, तब हम बोलेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है वो कितना है बेटा? 1 ओम। अच्छा, ये रेजिस्टेंस बोला है, मैंने एक वर्ड भी बताया था, रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर बेटा एक मटेरियल होता है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। जैसे एग्जांपल देता है ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी। ह्यूमन एक सब्जेक्ट है और उसके अंदर की जो फीलिंग है, उसके अंदर जो मानवता है, ठीक है, वो है, उसकी फीलिंग है, वो उसकी सेंस है एक तरीके की, ठीक है। सो प्रॉपर्टी है उसकी, एक खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऐसे रजिस्टर एक ऑब्जेक्ट है, एक मटेरियल है, और रजिस्टर जो प्रॉपर्टी प्रोवाइड करा रहा है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। समझ गए? बहुत बढ़िया। चलो अब एक नेक्स्ट टॉपिक कर लेते हैं। चलो चल रही मितवा नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां से आएगा न्यूमेरिकल रे। चलो, अ फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो मैं अभी आपको जस्ट एग्जांपल ही दे रहा था, टावर, लंबी वायर, मोटी वायर, ठीक है। अब एक हमारे पास एक मटेरियल है, ठीक है, एक वायर की ही बात करेंगे। अगर वायर को हम जूम कर देना 10x 20x DSLR, ठीक है, तो कुछ सिलेंडर जैसा शेप आएगा हमारा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि लेंथ हमारी L है और ये हमारी जो उसकी थिकनेस है उसको हमने बोल दिया A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ गए मेरी बात? ध्यान रखना, इसको मैं यूज करूंगा न्यूमेरिकल में। अब ये क्या चीज आ गया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो रेजिस्टेंस होता है बेटे, किसी भी वायर का, कंडक्टर का, जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है बेटा वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ध्यान देना बिल्कुल। करंट ज्यादा कब होगा, पहले तो ये समझना है। हमने बोला था कि जब लेंथ ज्यादा होती है, लेंथ ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिक आपको पता है लेंथ ज्यादा होने से करंट कम हो जाता है। करंट कम होने का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ज्यादा होना। और सिंपल शब्दों में आपको समझा दिया जाए तो एक वायर ये है, ठीक है, यहां पे हमारा बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और ये हमारा लगा हुआ है, यहां पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है। अब ये लेंथ ये है और एक छोटा सा सर्किट है कि ये यहां लगा दी बैटरी, ठीक है। अब आप ये बताओ सबसे ज्यादा ग्लो किस में होगा? ये छोटी वाली वायर में या एक इतनी लंबी वायर है,
ठीक है, हम बार बार एक चीज को स्टडी करते आ रहे हैं भाई, क्या है वो चीज? रेजिस्टेंस, जो करंट को खा जाएगा, करंट को रोक देगा, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, वो होता है रेजिस्टेंस। समझ गए? अब जो लंबी वायर होगी बेटा, जब इसमें करंट जाएगा 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 जाएगा, आधा करंट तो इसमें खर्च हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। सो इसका ग्लो बेटा इतना ज्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा 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 सा रहेगा। क्यों? मोस्ट ऑफ द करंट इज क्या खा लिया? वायर खा लिया। किसने खा लिया? वायर नहीं खा लिया, इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, एंड दिस वायर हैव मोर ग्लो, मोर ग्लो, मोर ग्लो, मोर ग्लो। ठीक है, सो जितने ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, समझ गया एक बात? अरे समझ, सिंपल सी बात है ना। देखो V इक्वल टू आई आर हमने स्टडी किया था। ठीक है, V को अगर हम कांस्टेंट कर दे तो हमारा जो I है और R है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लेंथ ज्यादा है तो करंट कम आया, करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, सिंपल सी बात है। ठीक है, करंट अगर कम हुआ तो रजिस्टर ज्यादा हुआ। रजिस्टर कब ज्यादा हो रहा है? जब हम ले रहे हैं लेंथ ज्यादा, सिंपल सी बात है। दूसरा, अगर ये वायर मोटी है, जैसे मैंने अभी आपको टावर में बताया था कि टावर की जो वायर होती है वो थोड़ी ज्यादा मोटी होती है, वाइड होती है, एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा, मोर। एरिया मोर होने से क्या हुआ? करंट भी मोर। अगर करंट मोर हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर एरिया ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कम हुआ। समझ गए? एरिया ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। तो इन दोनों क्वांटिटीज को हम ऐड कर लेते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, R is 1/A। ठीक है, यहां ऐड कर लेते हैं भाई। तो रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। किस पे डिपेंड करता है? इनवर्सली टू प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इनको अगर हम मिला लेते हैं तो ये बन गया हमारा लेंथ बाय एरिया। अरे प्रोपोर्शनल है ये, अभी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल को हमने उड़ाना है, तो प्रोपोर्शनल को जब हम उड़ाएंगे, कैसे उड़ाएंगे? पिछले भी टॉपिक में किया था ना हमने V इज प्रोपोर्शनल टू I था। ठीक है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने इक्वल टू लगाया। अब इक्वल टू लगाया जब, तो कुछ कांस्टेंट भी ऐड करा था उसमें। ठीक है, तो यहां पे भी बेटा जी एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ध्यान रखना है, रेजिस्टिविटी। इसको हम बोल देते हैं रेजिस्टिविटी। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है रो। समझे? रेजिस्टिविटी रो। और इसकी वैल्यू हमेशा मटेरियल के लिए फिक्स रहेगी, फॉर मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, कॉपर के लिए अलग होगी भाई, टंगस्टन के लिए अलग होगी, ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए अलग होगी, फॉर डिफरेंट मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगी, और किसी एक मटेरियल के लिए फिक्स रहेगी। समझ में आई मेरी बात? अच्छा, ये रो है। अब अच्छा एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है कि इसकी यूनिट क्या है? बेटा एक तो यूनिट आ गया या रो। ठीक है, दूसरा और क्या होगा इसको मैं बताता हूं। बड़ा अच्छा था, मेरे को शॉर्ट ट्रिक बड़ी अच्छी लगी वो। ठीक है, बताता हूं मैं आपको, बड़ा मजेदार आएगा। पहले एक बार रेजिस्टेंस ही देखते हैं, किस किस को याद है देखते हैं। ठीक है, यह था आपका रेजिस्टेंस R। ठीक है, इसको हमने देखा था, क्या था हमारा फॉर्मूला? क्या था बेटा? रो का जो यूनिट था, R का यूनिट था, वो था ओम, सिंबल था ये। ठीक है, फॉर्मूला भी हमने स्टडी किया है, R इज इक्वल टू रो L/A। जहां पर R हमारा रेजिस्टेंस है, L हमारा क्या होता है भैया? L हमारा लेंथ ऑफ वायर्स, एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलिए भाई, ठीक है, लेंथ को हम बेटा लेते हैं मीटर में। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। रो का हमें पता नहीं है, निकालना है। लेंथ क्या हो गया बेटा? मीटर। एरिया हम लेते हैं मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, ये वैल्यू यहां चली गई, इसको बोल दिया हमने ओम मीटर। ये हमारी आ गई बेटा रेजिस्टिविटी की यूनिट। समझ आ गई? ओम मीटर। और ओम मीटर को हम और क्या बोल देते हैं बेटा? रो। या रेजिस्टिविटी को बोलते हैं, और इसको हम, इसकी जो यूनिट होती है ना, इसे रो बोलते हैं, जिसे रेजिस्टिविटी को। इसकी एक और यूनिट बोल देते हैं बेटा ओम मीटर के अलावा मोहो। इसका उल्टा कर दो,
एम एच ओ मोहो, और यहां से शॉर्ट ट्रिक क्या बनाई थी, ओम का नाम लो, मोह माया को त्याग दो। समझे, मोह माया कुछ नहीं है, ठीक है, परसेंटेज सब कुछ नहीं है, ज्ञान भी लीजिए। सो ओम का नाम लो, मोह माया को त्याग दो। तो यहां से याद रहेगा आपको, कोई भी यूनिट आ जाए भाई। ओम किसकी यूनिट थी, ओम रजिस्टर की, ठीक है, रेजिस्टेंस की, और मोह किसकी थी, रजिस्टिविटी की। रजिस्टिविटी की एक और यूनिट थी बेटा, ओम मीटर। जहां से बेटा इतना क्वेश्चन सफिशिएंट आपके लिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे थ्योरी पार्ट से नहीं पूछेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट से पूछ लेगा। अब न्यूमेरिकल पार्ट में क्या है बेटा वो देख लेते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जो रजिस्टिविटी है, ये हर एक मटेरियल की किस, पहले देख लेते हैं किस किस पे डिपेंड करती है। रजिस्टिविटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है, चलो देख लेते हैं। रजिस्टिविटी भाई इंटरनल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। रजिस्टिविटी के कौन कौन से फैक्टर है डिपेंड करने के। सबसे पहला हम कंडक्टर की अगर बात कर लेते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं भाई, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सभी के लिए होगा। अगर हमने इसका कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर मूव करने लगेंगे, कोलाइड करने लगेंगे, और कोलाइड करने से क्या होगा बेटा जी, करंट डिक्रीज हो जाएगा। करंट डिक्रीज होने का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल शब्दों में कहें अगर, हमारा फॉर्मूला क्या था, R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब रो एल बाई ए को छोड़ देते हैं भाई, हमारा रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाता है लगभग जब हमारी वायर की लेंथ 1 मीटर हो जाए और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। यहां से हमने क्या फैक्टर देखा बेटा, कि जो कंडक्टर की बात करते हैं अगर हम, ठीक है, कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ा दें हम, तो क्या वो करंट कम हो गया। करंट कम होने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो बेटा रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। समझ में आया, ये फैक्टर समझ में आ गया। तो यानी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी कंडक्टर में विद टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर की अगर बात की जाए तो बेटा सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर में क्या होगा भाई, टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो जो चार्ज कैरियर्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, वो मूवमेंट करने लगेंगे, यानी करंट बढ़ जाएगा इंक्रीज, रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है, तो रेजिस्टिविटी भी घट जाएगी, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में बेटा फ्री चार्ज कैरियर्स होता नहीं है। कंडक्टर दो बैंड होते हैं बेटा जी, ठीक है, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। तो नीचे वाले बैंड से इलेक्ट्रॉन्स इतना गैप ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर वाले बैंड में जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। एक होता है बैलेंस बैंड, एक कंडक्शन बैंड, ठीक है। सो एक बैंड से दूसरे बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा गैप होता है उनके बीच में। ये हो गया भाई, ये हो गया, तो ये गैप ज्यादा होता है। टेम्परेचर जितना मर्जी इंक्रीज कर लो भाई, जितना मर्जी इंक्रीज करो, बेशरम होते हैं इलेक्ट्रॉन, उठने का नाम ही नहीं है। जैसे सर्दी में हो जाते हैं ना बच्चे, 7 o'clock भाई स्कूल टाइम हो गया, नहीं उठना, छुट्टी मारो, है ना। तो ऐसे ही है बेटा इंसुलेटर में, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो जितना मर्जी, मतलब ऐसा नहीं है मेल्टी हो जाए, ठीक है, मैक्सिमम मतलब जितना टेम्परेचर हम कर सकते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से करंट बढ़ेगा नहीं, सो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरनल क्वेश्चन है, ठीक है। अभी तक रेजिस्टिविटी में इतना बेटा बहुत है, मतलब इससे ज्यादा तो क्या ही पूछेगा ना। तो रेजिस्टिविटी में बेटा कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर का टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इससे पहले हमने किया था कि इसकी यूनिट क्या है और इसको याद करने का तरीका क्या है। बहुत बढ़िया। उससे पहले क्या किया था, रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ी थी, इसकी लिमिटेशन पढ़ी थी, ठीक है। सर क्वेश्चन कहां है, क्वेश्चन भाई देख लेते हैं क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। ये मैंने आपको सारा का सारा बता दिया है, ठीक है। लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, कैसे करता है, सारा का सारा बता दिया है, ठीक है। यहां पे मैंने कुछ कंडक्टर्स के लिए बताया है, एलओए के लिए बता दिया है कि क्या क्या यूनिट है। देखो ये रो बता दिया मैंने आपको सारा का सारा, ठीक है। क्या क्या वैल्यू रहती है, कुछ भी नहीं रहेगा बेटा। कंडक्टर्स की बात करें, मेटल्स की बात आ गई, एलओए आ रहा है उसके अंदर,
इनकी रेजिस्टिविटी लो होती है। अभी बताया मैंने, सारा का सारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इंसुलेटर की बात करें, रबड़ हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया, हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टिविटी कितनी है देखो, प्लस में है बेटा, ये माइनस के अंदर है, ये प्लस के अंदर है, ठीक है। ये वैल्यू कई बार याद कर लेना, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आपका। चलिए अब चलते हैं हमारा कुछ क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दूंगा, नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स क्या दे दी बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर, यानी लेंथ दे दी आपको बेटा 80 सेंटीमीटर की, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया दे दिया आपको, ठीक है 0.025 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले आप यूनिट को देखेंगे कि यूनिट सेम है कि नहीं है दोनों में। वो ऐसे भी कर सकते हैं कि मीटर में दे दे एक चीज क्वांटिटी को। तो आपको क्या कहती है, इट इज फाउंड टू बी दिस ओम, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी है आपको। तो ये क्वांटिटीज आपको गिवन है। न्यूमेरिकल करने का सबसे पहले का फंडा क्या है, जो क्वांटिटीज गिवन हो उसको राइट कर लो, ठीक है। फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, ये फाइंड करनी है भाई। तो फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है आपके पास, R इज इक्वल टू रो बाय एल बाय ए, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और वैल्यू पुट करके आपके पास ये सॉल्व करके सिंपल सा सिंपल आंसर आ गया भाई। आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना भाई, मैंने पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन करा है। देखो यहाँ पर ये 1.5 था, यहाँ पर 0.025 था। कोशिश करने की जो पॉइंट्स की वैल्यू है इसको 10 रेज़ टू पावर को बाहर निकाल लेना, उसके बाद सोल्व करना। देखो सिंपल करा हुआ मैंने, यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर थी, इसको बाहर निकाल लिया। सिंपल सोल्व करना है बिल्कुल, कैलकुलेशन ज्यादा लंबी नहीं करनी है इसमें कि आप उसको डिवीजन पे लेकर चल रहे कट करते जा रहे हैं, वो नहीं करना आपने, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकल जाएगी आपकी और वही आपको फाइंड करके देनी है। चलिए भाई इंपॉर्टेंट पजल्स आ गई भाई। चलो इंपॉर्टेंट पजल्स में अब देखते हैं, क्वेश्चन आपका यही आएगा बेटा। आपका क्वेश्चन यहां से बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का, यहां से छोड़ना नहीं है क्वेश्चन में, पी जाना क्वेश्चन। तो डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू कंडक्टर्स ए एंड बी एज शोन बाय दिस, ये मैं आपको बता चुका हूं सारा का सारा। तो टाइप 1 बेटा जी ये है, स्लोप ऑफ ए इज लेस। अच्छा अब क्वेश्चन आ जाएगा यहां से, देखो अब मैंने यहां पे v लिया बेटा x एक्सिस में, I लिया है मैंने y एक्सिस में, ठीक है। याद रखना है कौन से वाला केस था, दो केस लिए थे मैंने। एक में कौन कौन सा केस था बेटा, एक में हमने लिया था v यहां पर, I यहां पर, तो हमारा स्लोप कैसा था r। दूसरा केस क्या था बेटा, यहां पर I लिया था, यहां पर v लिया था, समझ गए। स्लोप क्या था हमारा, क्या सही कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए वही चीज हमारा है। चलो अब यहां से क्वेश्चन यही पूछेगा आपको, स्लोप पूछ लेगा 1/r होता है या r होता है, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन अब यहां से राइज क्या होगा, वो पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां पे एक वायर दे दी है A, दूसरी वायर दे दी है B। अब वो पूछ लेगा इन दोनों वायर में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो बेटा दो फंडे इसको लगाने के लिए, एक तो फंडा क्या है, ये रहा देखो, पहला फंडा बता देता हूं पहले करंट का। आप क्या करो, एक कांस्टेंट वैल्यू लगा लो करंट की, ये रहा, ठीक है। मैंने जैसे दिख रहा होगा आपको ग्राफ में, कांस्टेंट वैल्यू का मतलब है कि दोनों की फिक्स वैल्यू, यानी करंट मैंने सेम कर दिया है। अब करंट सेम कर दिया है तो करंट की वैल्यू ये रहा, करंट का सेम करने का मतलब है लेवल सेम ले लिया हमने। ये देखो वोल्टेज फिक्स कर दिया है V, ये हमने V फिक्स कर दिया है यहां पर। अब V फिक्स करने पे आपको दिख रहा है करंट किसका कम है, I का कम है। I का कम है करंट, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसका करंट ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। दूसरा फंडा क्या है, आप स्लोप देख लो। ये मैंने देखो स्लोप, अब स्लोप का आपका इंपॉर्टेंस यहां पे समझ आएगा आपको। एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या करेगा, यहां पे V भी दे सकता है ऊपर, बट आपको ये देखना है कि आपने अभी स्लोप में क्या करके आए हो। अब ये देखो यहां पे क्या है, I यहां पर है, V यहां पर है। अब यहां पर है तो क्या है, क्वेश्चन देख लो बेटा, ये स्लोप जिसकी कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ए वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, स्लोप पे डिपेंड करना है। अभी तो करके गए अभी, ये देखो I ये रहा, स्लोप कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, समझ गया। तो ये दो स्लोप के फॉर्मूला बेटा याद रखना आपका, यहीं से आपका स्लोप डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन वो ये इस सांस से भी पूछ सकता है। देखो ये शॉर्ट क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है। ये आपका, ये आप बताएंगे आप, चलो ये आ गया, कमेंट करेंगे इस चीज को।
ये वायर होगी सी डी, सी डी। अब इन दोनों डायग्राम में आपको ये बताना है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। विच वन हैज मोर रेजिस्टेंस, तो मोर रेजिस्टेंस बताना। देखते हैं टॉपिक कितना समझ आया। क्वेश्चन बेटा स्लोप पे ही आएगा, यहीं से आएगा क्वेश्चन, और यहां से क्वेश्चन पजल नहीं करना आपको, ठीक है। अगर आपको पता है कि स्लोप किसमें क्या होती है तब आप समझ जाओगे, ठीक है। ये मेजर कर लेना, ठीक है। नहीं तो क्या करना, आपने एक की वैल्यू फिक्स कर लेना, ठीक है। यहां पे जैसे वोल्टेज की फिक्स कर लो, यहां देख लो। अब यहां से आपने ये क्वेश्चन मुझे क्या करना है, कमेंट करना है। ये डायग्राम ए हो गया और ये डायग्राम बी हो गया। किसमें ए में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, बी में किसका है, आप ये कमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस के फैक्टर तो कर लिया हमने। अब रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल में क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको करेंगे, ठीक है।